बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके अलावा मैं उन तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं इन लेक्चर्स को अपलोड करने में। इसके अलावा और उम्मीद करता हूँ कि आप मुस्तकबिल में भी सब्सक्राइब करते रहेंगे और लेक्चर्स को आप देखते रहेंगे और इसको आप शेयर करते रहेंगे। आज का जो लेक्चर है वो स्टूडेंट्स की डिमांड या उनकी रिक्वेस्ट पर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इस बुनियाद पे इस रिक्वेस्ट पर आज का जो लेक्चर है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम केमिस्ट के लिए और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, जानते हैं, ये उनके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। आपको ये लेक्चर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आप इसे पसंद करेंगे। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। बदले में मैं भी आपसे गिफ्ट की ख्वाहिश रखता हूँ कि आप जो है वो मुझे गिफ्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम इस नेक अमल को जारी रखें और ताकि हम और जो तलबा हैं, तालिबात हैं, तालिब इल्म हैं, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मुश्किलात पेश आती हैं उससे क्या हो वो दोबारा उनको मुश्किलात पेश ना आए। तो आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है वो क्या है कि वो है व्हाट इज़ एन electrochemical series and its applications। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम कुछ आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो क्या है, मैं आपको ब्रीफ डिफाइन करूंगा और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। उसमें पहली बात क्या है, हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर उसके बाद व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर इसके बाद हाउ डू वी डिफाइन कंडक्टर्स, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। What is oxidation? What is reduction? How do we define oxidizing agent? How do we define reducing agent? What is electrode potential? How do we define reduction potential? How do we define oxidation potential? What is reference electrode? आप इन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, रिडक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। आप इसको नोट कर लें। इसके अलावा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, what is an electrochemical cell? Electrochemical cell, electrochemical cell क्या होता है। इसके बाद क्या हम काम करेंगे कि किस तरह डिटर्मिनेशन ऑफ, या आप इसको नोट करना ताकि मैं आगे बता सकूं,
determination of electrode potential. नेक्स्ट इसके बाद determination of cell potential, और इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके अलावा ट्रेंड इन द केमिकल reactivity of various chemical species. सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे नंबर पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, रिडक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हाउ डू डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, what is electrode potential, what is reduction potential, what is oxidation potential, what is reference electrode, what is the purpose of using reference electrode, what is an electrochemical cell, how do we define the electrode potential by using an electrochemical cell, how do we define, how we determine the cell potential, what is half cell. इसके अलावा आपके पास जो है वो फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मेन टॉपिक है, what is an electrochemical series and its applications. तो इलेक्ट्रोलाइट से लेकर यहाँ तक ये आज का जो है हमारा टॉपिक है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें कैसे पता चलता है कि क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है वो टू हाफ सेल पर जो है वो मुश्तमिल होता है। एक हाफ सेल कैसे वो एनोड के तौर पर काम करेगा, कैसे वो कैथोड के तौर पर काम करेगा, एनोड के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड टू कैथोड होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसकी एप्लीकेशंस में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अब इसको नोट कर लें, फिर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये टर्म जो है वो आप क्या करते हैं छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ये सारा हमारा टॉपिक लेक्चर का पार्ट है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट को और इसमें हमें एग्जांपल्स भी देंगे। एन इलेक्ट्रोलाइट is a solution which conduct electricity. इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन है जो कि उसकी जो एबिलिटी है वो कंडक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके हमारे पास एग्जांपल है, आप पढ़े भी चुके होंगे। मिसाल के तौर पर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, लाइक आप पढ़ चुके हैं H2SO4 जो है वो बैटरीज में यूज होता है। इसके अलावा ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो क्या होते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होते हैं। उसके आप एग्जांपल जो है वो क्या ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर NaOH आप यूज कर सकते हैं, KOH है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सॉल्यूशंस जो होते हैं इनके NaCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये क्या करते हैं, इनके सॉल्यूशन में से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई भी सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट तब होगा कि जब उसमें क्या चीज़ मौजूद हो, चार्ज केमिकल स्पीशीज हो। चार्ज केमिकल स्पीशीज जो है हमारे पास दो टाइप्स के हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज केमिकल स्पीशीज कॉल्ड कैटाइन, एन आयन इज
negatively charged chemical species is called an anion. Na पॉजिटिव कैटायन, C नेगेटिव एनायन। तो जब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है, पास होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल अपोजिट जो कि इलेक्ट्रोलाइट की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी through their solutions. Through its solution. जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स या बेंजीन। ये क्या है, आप इसको किसके तौर पर आप एग्जाम्पल ले सकते, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, चार्ज केमिकल स्पीशीज नहीं होती, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो ये आप इसको नोट कर लें, एन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमने देखे कि सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड भी है और लिक्विड्स भी हो सकते हैं। कंडक्टर्स those material, most of the solid materials भी कहते हैं, which conduct electric current, कंडक्टर्स होते हैं those material which conduct electric current। अब इस मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल से मराद आपके पास जो है वो मेटल्स भी, मिसाल पर हम कहेंगे कॉपर, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, कॉपर है आपके पास, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक, ये क्या करते हैं, प्लेटिनम है, ठीक, आयरन। तो ये क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो है वो मर्क्यूरी, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं वो हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, फॉर सेमीकंडक्टर्स those materials which are having those material having electrical conductivity lie between the conductors and the insulators। सेमीकंडक्टर्स होते हैं कि जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की जो एबिलिटी है वो जो है वो कंडक्टर्स और जो इंसुलेटर्स होते हैं उसके दरमियान लाई कर रही होती है, मौजूद होती है।
इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स जो है वी बिल्कुल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, मिसाल के तौर पर प्लास्टिक्स हैं, ठीक, रबर, तो ये क्या करते हैं, ये इंसुलेटर्स हैं। सेमी कंडक्टर्स में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है जर्मेनियम, ठीक है, आपने सिलिकॉन का नाम सुना, टिन, ये क्या है, सेमी कंडक्टर्स। तो ये हो गई सेमी कंडक्टर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। बेटा ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं इज अ chemical process in which a chemical species, it may be a metal or non-metal, a chemical species loses electron. Oxidation is a chemical process in which a chemical species loses electron. For example, हमारे पास हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर में। कॉपर एटम जो है वो क्या करता है, यहाँ पे क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, केमिकल स्पीशीज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम डेफिनेशन हम करेंगे रिडक्शन, इसको नोट कर लें बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। रिडक्शन is a chemical process in which a chemical species accepts electron। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसी की एग्जाम्पल को आप यूँ लिख दें कि कॉपर आयंस हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, इन विच अ केमिकल स्पीशीज गेन इलेक्ट्रॉन्स, इन विच अ केमिकल स्पीशीज एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, हम कहते हैं कि ये रिडक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये नोट करनी, फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे केमिकल स्पीशीज होते हैं कि जो दूसरे सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐसे केमिकल स्पीशीज होती हैं, चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जो क्या हो सकते हैं कि वो दूसरी स्पीशी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट a chemical species which oxidizes another chemical species but itself get reduced। खुद जो है वो दूसरे सब्सटेंस को क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर लेती है और खुद जो क्या होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल में हमारे पास एक कॉपर आयन है, ये इसका रिएक्शन हो रहा है जिंक के साथ। अब यहाँ पे कॉपर आयन जो है वो एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है कि जिंक को क्या करता है, क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करते हैं। खुद क्या हो जाते हैं, केमिकल जो कॉपर आयन है ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिंक जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और ये क्या कर रहा है, जिंक को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो ये कॉपर आयन यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं, कॉपर आयन से यहाँ पे जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो कॉपर आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक जो है वो क्या कर रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ कहते हैं कि जिंक जो है यहाँ पे क्या किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो दूसरी केमिकल स्पीशी होगी उसकी नेचर क्या होगी, वो रिड्यूसिंग होगी, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम रिड्यूसिंग एजेंट को के लिए भी हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एट ऑक्सीडाइजिंग बाद हमारे पास डेफिनेशन है, रिड्यूसिंग एजेंट अ केमिकल स्पीशी विच रिड्यूसेस another chemical species but itself get oxidized। reducing agent जिंक है, कॉपर आयंस को क्या कर रिड्यूस किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखें इसमें जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर कर रहा है, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं वो गेन कर रहा है, और जिंक जो है वो क्या कर रहा है, खुद उसके ऊपर क्या हो रही है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है या जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या बढ़ रही है। तो जिंक यहाँ पे एज रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम इसको डिटेल से और पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह, इसको हम मजीद डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है डेफिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हम इसे डिफाइन करते हैं, द पोटेंशियल क्रिएटेड या जनरेटेड between the metal and the solution of its salt called the electrode potential of the मैटर। कि आपने क्या किया, इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल का आपके पास क्या है, यहाँ पे हम एक बीकर है, इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, हम इसमें 1 मोलर कॉपर सल्फेट जो है वो का सोल्यूशन मौजूद है। कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे 2 प्लस 2 आयंस कॉपर के होंगे, यहाँ पे सल्फेट के ऊपर चार्ज होगा -2, और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिप कर लेते हैं किसको, इसको अगर हम सोल्यूशन थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ये है आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, इसमें आप क्या करते हैं, ये जो है आपके पास कॉपर प्लेट है। अब कॉपर प्लेट को आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। तो इस कॉपर प्लेट और कॉपर आयंस की वजह से इनके दरमियान क्या होगा, क्या चीज डेवलप हो जाती है, पोटेंशियल कैपेबिलिटी। कौन सी कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन और कैपेबिलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी की जगह आप एग्जांपल ले सकते थे कि आप जिंक प्लेट को यूज करके उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दें, तो उसमें भी क्या होगा, जिंक एटम और जिंक आयंस के दरमियान क्या कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कैपेबिलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है। तो हम इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सवाल ये पैदा होता है कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्वांटिटेटिवली हम कैसे मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। लेकिन उससे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एज अ रिडक्शन पोटेंशियल भी लिया जाता है और एज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है।
उसके बाद हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द कैपेबिलिटी of a metal ion to gain electron is called its reduction potential. Is called a reduction potential. मिसाल के तौर पर हमारे पास हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है कॉपर आयंस के लिए, कॉपर आयंस हैं ये 2 प्लस है, इसके ऊपर चार्ज है +2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, ये गेन करता है, तो इसमें क्या होता है, ये रिडक्शन हो रही है। और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है कॉपर के लिए, वो कितनी है, +0.34 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू हमें कैसे पता चली, ये हम आगे जो है जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करेंगे, तो हम इस वैल्यू को वहाँ यूज करेंगे। तो ये जो वैल्यू है क्वांटिटेटिवली, जिससे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड को जब आप कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फाइड सोल्यूशन में डिप करते हैं तो एक पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। वो पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में क्या करते हैं, क्वांटिटेटिवली भी वो करते हैं, यानी कि एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर की जो है वो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की +0.34 है। इसी तरह द कैपेबिलिटी ऑफ अ मेटल आयन टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद जो है नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या, द कैपेबिलिटी ऑफ अ मेटल to lose electron is called its oxidation potential. ये एग्जाम्पल हमारे पास जो पीछे है रिडक्शन पोटेंशियल की, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। और इस केस में आप क्या करेंगे, इस तरह इसको लिखेंगे, मिसाल के तौर पर कॉपर है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो इसके लिए आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आप जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू -0.34 वोल्ट, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस है कॉपर के लिए, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी केमिकल स्पीशीज के लिए रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होती है, बराबर होती है। रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किसी भी केमिकल स्पीशीज के लिए बराबर होती है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, लेकिन फर्क क्या होता है, अगर ये वैल्यू प्लस है तो इसके साथ क्या होगा, नेगेटिव, ये प्लस है तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो ये प्लस वैल्यू होगी। ये आप ऑब्जर्व करते हैं, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमने ये एग्जाम्पल कॉपर की ली जो वो 0.34 वोल्ट है, जबकि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो केमिकल स्पीशीज जो है आयनिक फॉर्म में, तो जिस उससे कैपेबिलिटी से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करती है, उसी कैपेबिलिटी से वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी करती है। ठीक है, प्लस और माइनस से फर्क बताने के लिए। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल लें जिंक की, तो जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो माइनस है 0.76 फॉर जिंक आयन, और प्लस जो है वो 0.76 जो है वोल्ट है वो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले बता दिया कि जो वैल्यूज होगी क्वांटिटेटिवली जो है वो वैल्यूज जो होंगी वो एक ही होंगी, लेकिन कहीं पर किसी के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस होगी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, और कहीं पर रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल फॉर द केस ऑफ जिंक -0.76 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की 0.76, लेकिन जो क्वांटिटेटिवली जो वैल्यू होगी वो एक ही होगी। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई। अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी जो बुक में जो है हम डिस्कस किया हुआ है, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया हुआ है।
जिसे आप कैपिटल SHE भी कहते हैं, शी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है वो एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो बड़ी क्लासेस में भी जो है वो आपको आयरन का भी इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा और बहुत सी टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम जो बहुत से जो है वो जो जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हाई लेवल पे, वो पोटेंशियोमीट्री जो है वो उसमें पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे जो है वो सिल्वर क्लोराइड और कैल्शियम इलेक्ट्रोड जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। यहाँ पर आपके लिए हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिस तरह हमने कहा कि हर जो है वो केमिकल स्पीशीज की क्या है, एक रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है। ये हम कहते हैं कि केमिकल स्पीशीज की कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करती है और गेन भी करती है। तो क्वांटिटेटिवली जो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस के तौर पर, एक रेफरेंस के थ्रू हम उन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल में जो है वो कार्बन जो है 12 के एटम को यूज किया है बाकी एटम्स के एटॉमिक मास यूनिट को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम उसको यूज कर रहे हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और साथ में मैं आपको फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक सिंपल हम क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे, और जिसके थ्रू क्या किया गया, तमाम इलेक्ट्रोड्स के यानी तमाम मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या किया गया, फाइंड किया गया। तो सबसे पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड an electrode which is used to determine the electrode potential of another electrochemical species. Of another chemical species. An electrode which is used to determine the electrode potential of another electrochemical species. For example, standard hydrogen electrode whose electrode potential value is kept, आप इसको आप फिक्स भी कहते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट और फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी वैल्यू का हमने क्या कंसीडर किया हुआ, 0.000 वोल्ट, यानी कि हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमने 0.00 लिया, ताकि हम इसको रेफरेंस लेके बाकी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल स्पीशीज की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या करें, फाइंड कर सकें। An electrode which is used to determine the electrode potential of another electrochemical species, for example, standard hydrogen electrode, which is also known as She, whose electrode potential value is kept constant or fixed. अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे अब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डायग्राम बना लेते हैं। वहाँ पे हम बता देंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या होते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो तमाम केमिकल स्पीशीज के वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं कि जब हम उनकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर रखते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर कोई गैसियस केमिकल स्पीशी है तो उसके लिए हम उसका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। लाइक जिस तरह हमने हाइड्रोजन क्योंकि एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट में, जिसके लिए हम क्या रखते हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं। इसके बाद हम जो है वो अभी डायग्राम यहाँ बना के दे रहा हूँ, आप उसको ये डेफिनेशन नोट कर लें। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इसके बाद आपको जो है वो बताया गया है कि
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जो है चलो डायग्राम बना लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है आपने पढ़ भी चुका होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा हम पूरे डिटेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप इस बात याद रखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको जनरेट किया जाता है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम अ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लाइक बैटरीज जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। इसकी डायग्राम क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंपोज्ड ऑन 2 हाफ सेल्स। इसमें जो आपके पास जो जिस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड और कैथोड, वो उनमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक ही होता है। यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स होंगे जो एनोड कैथोड, वो दोनों डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होंगे, डिप्ट होंगे, लेकिन उनको आपस में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू जो वोल्ट्स में आ रही होती है वो कम होती है, वो लो वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन जहाँ पे हाई पोटेंशियल्स होती हैं 100 वोल्ट 1000 वोल्ट्स जो है वो, या 220 वोल्ट, जिस तरह वहाँ पे अगर आप वोल्टेज की बात करते हैं तो वहाँ पे आप पोटेंशियोमीटर यूज़ नहीं करते। आपके पास फर्स्ट कर लेते हैं कि ये क्या है, एक बीकर है, इसके बाद आपके पास एक दूसरा बीकर, ठीक है। ये दोनों जो है वो, इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, ये है आपके पास सॉल्ट ब्रिज। हम इसको डिस्कस करेंगे। सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या है, पहला इसमें होता है क्या, इसमें मोस्टली आपको जो है वो KCl जो है वो आपको ये आपको एग्जिस्ट कर यहाँ मिलेगा आपको KCl। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम, क्योंकि डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो ब्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं वो है आपके पास प्लेटिनम मेटल। प्लेटिनम मेटल है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो आगे कनेक्टेड है, आप इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, ये है आगे, फिर आगे इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ पे। और इसका हम क्या कहते हैं, ये क्या है आपके पास पोटेंशियोमीटर। क्या है ये पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर आपको क्या बताएगा, पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपको यहाँ पता चलेगी कि इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने डिजाइन की है इसकी ऊपर वैल्यू आएगी, क्वांटिटेटिवली आपको ये पोटेंशियोमीटर बताएगा। यहाँ पे आपके पास है जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने फाइंड करना है उस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा और उसका इलेक्ट्रोलाइट होगा। हम एज एन एग्जाम्पल जो है वो बात कर लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड की। ये जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे जो आपने क्या किया हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया वो 1 मोलर जिंक सल्फेट। इसके अलावा ये प्लेटिनम है, इसके ऊपर क्या किया है कि यहाँ पे क्या पास हो रही, यहाँ पे आप जो है वो कंटिन्यूसली क्या वो पास हो रही है, यहाँ पे आप इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस। और मैंने कहा था कि गैस है तो यहाँ पे आप जो प्रेशर यूज करते हैं वो 1 एटमॉस्फेयर यूज करते हैं। टेम्परेचर जो है यहाँ पे आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर रहे थे। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट है तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 1 मोलर H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, आप इसकी डायग्राम दे सकते हैं। ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल। तो ये दोनों हाफ सेल जो है वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और फिर आप जो है वो जब इसमें रिएक्शन होता है तो सेल पोटेंशियल के लिए आपको ये बताते हैं। सॉल्ट ब्रिज में जो K पॉजिटिव C नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे किस नेचर का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे किस नेचर का रिएक्शन हो रहा है, उसकी बेस पे क्या होते हैं ये पॉजिटिव और C नेगेटिव क्या करते हैं, आयंस मूव करते हैं। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पर जो है अगर आप जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं जिंक के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और इसके ऊपर रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है कि जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो जिंक आयंस की कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है Cl नेगेटिव आयंस यहाँ मूव करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है
कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की क्योंकि रिडक्शन हो रही होती है, तो उस आयंस की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए पोटाशियम आयंस जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह जो है वो फिर सर्किट कंप्लीट हो जाता है और क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रहा होता है, परफॉर्म हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक, ये भी हमारा जो आज का टॉपिक है कि कैसे पता चले कि जिंक में जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ये आज का ही मेन टॉपिक है हमारे पास। मजीद जो है वो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो है वो कुछ डायग्राम्स आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं डायग्राम्स की मदद से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो क्या, एक वो सीरीज है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, उन तमाम वैल्यूज, उन तमाम इलेक्ट्रोकेमिकल स्पीशीज को। और इस बात को याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया गया है उसके में रेफरेंस के तौर पर किसको लिया गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू जो 0.00। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे कि वहां पे सबसे, अगर आप टॉप पे देखेंगे तो लिथियम आयंस की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है जो कि वैल्यू -3.05 वोल्ट। और अगर आप बॉटम में देखेंगे तो सबसे जो है वो नेगेटिव में गिवन है लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और जो सबसे बॉटम में जो है वो आपके पास जो है वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है वो +2.87 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरह एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज किया गया विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, हम उसे यूज कैसे कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी कहा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो इस साइड पे होगा, क्या होगा आपके लेफ्ट टू राइट होगा। हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें क्या होता है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू बताती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो जो है वो क्या वो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से यानी कि राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं या लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो उसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा कंपार्टमेंट एनोड के तौर पर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और वो या जो है वो क्या यानी कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो है वो एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। फिर हम क्या करेंगे, सेल पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। सेल पोटेंशियल जो है वो क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द टू केमिकल स्पीशीज। उसमें रिडक्शन पोटेंशियल जो है का डिफरेंस दिया जाता है टू केमिकल स्पीशीज में। हम क्या करते हैं कि जो केमिकल स्पीशीज जिसका रिडक्शन हो रहा होता है उसमें उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड के तौर पर लेते हैं। कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल के जो कैथोड पे क्योंकि डेफिनेट रिडक्शन हो रही होती है, तो माइनस जो है वो केमिकल स्पीशीज जिसकी जो है वो क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, उसका एनोड में भी हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेकर उसका हम डिफरेंस लेते हैं और हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। ये बात बताने में थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन हम इंशाल्लाह जब फाइंड करेंगे तो ये बात आपको जो है वो क्या होगी, आप समझ आएंगे। इस केस में जो है मैं आपको मिसाल के तौर पर इस सेल में यहाँ पे आपके पास जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी +0.76 प्लस की वैल्यू जो है हमें ये इंडिकेट करती है कि ये रिएक्शन होगा। प्लस की वैल्यू बेस पर हमें ये पता चला, हम ये जो ये बात हमें पता चलती है कि ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस नेचर है रिएक्शन है, और ये रिएक्शन नेचुरली जो है वो होगा कि जब आप ये सेट लगाएंगे तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये तमाम जो है वो मैं आपसे कुछ डायग्राम्स की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर हम उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, आप इस डायग्राम को नोट कर लें। ठीक है, डायग्राम्स क्या है, ये वो डायग्राम्स हैं कि जिनको मैंने इसलिए आपसे डिस्कस करने को जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो स्टूडेंट्स को या जो भी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे होते हैं तो वो इन डायग्राम्स की मदद से क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने में स्टूडेंट्स को बहुत आसानी होगी। ठीक है, वो डायग्राम्स क्या है, वो डायग्राम इस बात याद रखिएगा कि जब हमने जिंक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया था तो वहां पे सेल पोटेंशियल की वैल्यू +0.76 वोल्ट आएगी। ठीक है, और इस पर हम बकायदा क्या करें, बकायदा कैलकुलेट भी करेंगे। मैं आप सबसे पहले आपसे ये पूछता हूँ कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किस चीज़ की डायग्राम। मिसाल के तौर पर
ये क्या है, आइडेंटिफाई करें क्या चीज है ये क्या है, जी बताइएगा इसको। किस चीज की एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये क्या है, सीसा, सीसा, ठीक है। अब सीसा जो है ये किस पोजीशन में है, हमें नजर आ रहा है कि इसमें ये क्या है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। डायग्राम नंबर 1 फर्स्ट कर लेते हैं। आपके ये जो कोई स्टूडेंट है बेटा वो फर्स्ट कर लेते हैं, इसके पास एक बॉल है। तो अब आप ये भी हम कह सकते हैं कि दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो इक्वल है, तब इसमें क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक जैसी है। तो आप मुझे ये बताएं, अब ये दोनों बैठे हुए, तो ये बॉल जो है क्या खुद ब खुद इसके पास जाएगी, जाएगी, क्यों जाएगी, और नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी। आप ये कहेंगे क्योंकि ये दोनों फिजिकल इक्विलिब्रियम में, तो ये बॉल खुद ब खुद यहां ट्रेवल नहीं करेगी, खुद ब खुद नहीं जाएगी, ठीक है। डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 2 आपके पास क्या है कि हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो है आपके पास फर्स्ट के लिए आप इसको इस तरह बना लिए, ये है आपके पास डायग्राम, और यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट, वही स्टूडेंट्स बैठे हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, आपके पास ये है आपके पास डायग्राम, ये आपके क्या कर रहे हैं, अब इसके पास बॉल है, उसने अच्छा पहले भी यहाँ पे इसने बॉल रख दी थी, अब इसने बॉल रखी तो अब बॉल किस साइड पे मूव करेगी, बॉल खुद ब खुद नीचे मूव करेगी, नहीं करेगी, अगर उसने यहाँ रख दी, छोड़ दी, तो बॉल क्या होगी, मूव करेगी, किसकी तरफ आएगी, इसकी तरफ आएगी। क्यों आएगी इससे इसकी तरफ, आप कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसकी कम है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये मूव करेगा। और ये क्या, इसमें हम कहेंगे कि ये नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली a ball will move downward। नेचुरली जो है वो इस कंडीशन में अगर सीसा होगा तो वो क्या होगा, बॉल मूव कर जाएगी। ये बात समझ आए, ठीक है। ये दो डायग्राम, पहले डायग्राम में क्या आप कहते हैं कि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, बॉल खुद ब खुद यहाँ पे नहीं जाएगी, लेकिन जब अगर पोजीशन ये हो जाए तो बॉल ये जो, अगर ये बॉल यहाँ स्टूडेंट जो है वो इसको अगर रख देता है तो बॉल क्या हो जाएगी, खुद ब खुद वहां चली जाएगी। हम इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियसली। ये अब दोनों डायग्राम्स बना रहे, हम तीसरी डायग्राम फिर बनाएंगे, ठीक है। उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तीसरी डायग्राम ये है, वो भी इसी पोजीशन की है। फर्स्ट कर लेते हैं, आपके पास ये भी स्टूडेंट या वही स्टूडेंट्स हैं, और ये भी एक स्टूडेंट्स हैं, ठीक। अगर ये बॉल जो है क्या होता है कि बॉल की एक पोजीशन ये है, एक जगह वो बॉल यहां रख सकती है, एक बॉल यहां रख सकती है, एक बॉल यहां रख सकती है। इस स्टूडेंट के पास फर्स्ट के लिए कुछ बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं। बॉल्स के अब इसको कहो A1 बॉल, दूसरी बॉल A2 है, इसके बाद क्या A3 बॉल नंबर A4। जब फर्स्ट कह लेते हैं A, जब ये बॉल A1 को यहां से अलाउ करेगा जाने, तो ये क्या होगा, यहां पे जाके रुक जाएगी। फिर बॉल नंबर 2 को अलाउ करेगा तो वो क्या होगा, यहां पे चली जाएगी, और 3 जो है वो बॉल नंबर 3 जो है वो यहाँ पे चली जाएगी, और 4 जो है बॉल नंबर यहाँ पे चली जाएगी। इसी तरह एक स्टूडेंट बॉल जो है वो, क्योंकि पहले आपने क्या किया, इसको रोका हुआ, इस पोजीशन को आपने क्या किया हुआ, रोका हुआ, कि बॉल जब जाएंगी तो वो यहाँ रुक जाएंगी, तो बॉल नंबर 1 यहाँ रुकेगी, उसके बाद फिर 2, फिर 3 और 4। बात समझ आ रही, बॉल नंबर 1 ये वाली बॉल यहाँ चली जाएगी, 2 ये बॉल, 3, यानी कि बारी बारी से 1 2 3 4 करके बॉल्स को छोड़ा, तो ये दोनों वहां पे जाके रुक रहेंगे। इस डायग्राम को जो है वो डेफिनेटली
जो यहाँ पे जो पोजीशन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, इसकी पोटेंशियल कुछ और होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। जब बॉल्स आ रही होंगी तो यहाँ पर जो आने के बाद उसकी पावर और इसकी पावर जो क्या होगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। इस पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का फर्क कुछ और होगा, इस पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, इस पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, इस पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान A4 और इस स्टूडेंट के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, कुछ और होगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इस पोजीशन A1 और इस स्टूडेंट के दरमियान, फिर कम होगा A2 और इसके दरमियान, फिर कम होगा A3 और इसके दरमियान, फिर इससे कम होगा पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा A4 और इसके दरमियान होगा। लेकिन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का सबसे ज्यादा फर्क था, सबसे पहले जो बॉल है वहां जाके रुकेगी, फिर उससे कम फिर यहाँ चले जाएगी, फिर उससे कम A3 पे रुकेगी, फिर उसके बाद तो इस तरह 4 बॉल्स जो हैं वो क्या होंगी, इस तरह अरेंज हो जाएंगी। बात समझ आएगी? ठीक। इसके बाद हम डायग्राम नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। डायग्राम नंबर 4 वो भी कुछ ऐसी है। इसमें क्या है डायग्राम नंबर 3 में कि जो स्टूडेंट है वो एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पर है, स्टूडेंट वो एक ही पोजीशन पर है। इसको स्टूडेंट जो है वो जो बॉल को थ्रो कर रहा है वो एक ही पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर। ठीक है, वो इस पोजीशन से बॉल को अलाउ कर रहा है जाने की। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि आप वही डायग्राम बनाएंगे। ये है आपके पास डायग्राम। ठीक, अब आपके पास पोजीशन ये है, आप स्टूडेंट अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यहां पे बॉल नंबर A है, बॉल नंबर B है, बॉल नंबर C है, बॉल नंबर D है, और सब ने जाके यहां रखना है। तो सबसे पहले कौन सी बॉल यहां पहुंच जाएगी, सबसे पहले कौन सी बॉल की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, तो A बॉल जो है वो सबसे पहले पहुंच जाएगी यहां पे। फिर उसके बाद क्या होगी B, फिर उसके बाद क्या होगी C, फिर उसके बाद क्या होगी D। यानी कि पोजीशन ऐसी है कि इन सब बॉल्स के लिए यहां पर पोजीशन का डिफरेंट है, लेकिन यहां पर जो पोजीशन हमने उसके लिए फिक्स की हुई है वो कुछ इस तरह की, वो इस तरह की। या बॉल एक यहां पे आ गई A, फिर उसके बाद B आ गई, फिर C आ गई और फिर D, और ये यानी 4 है तो 1 2 3 इस तरह। ये इसको समझिएगा, इसको यूं मत समझिएगा। वो इस केस में था, वो इस केस में इस तरह था। ये जो आपके पास तीसरा केस है, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर जो फर्क है वो इसके लिहाज से, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फर्क आप कहेंगे इसके दरमियान और इसके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का फर्क सबसे ज्यादा होगा, फिर B के दरमियान और इसके दरमियान फिर कम होगा, फिर सबसे कम इसमें होगा, फिर सबसे कम इसके दरमियान होगा। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और इस पोटेंशियल एनर्जी का फर्क सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए A बॉल सबसे, आप क्या कर रहे हैं कि एट अ टाइम जो है वो अलाउ कर रहे हैं। तो एट अ टाइम जो है सबसे पहले A पहुंच जाएगी, फिर B पहुंचेगी, फिर C पहुंच जाएगी, फिर D उस जगह पहुंच जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फर्क क्या है वो ज्यादा है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, जब इसको अब आपके पास डायग्राम्स है, इन्हीं डायग्राम्स के ऊपर हम जरा दोबारा से